दोस्तों, एक सर्प ने बताया कि स्त्री चाहे कितनी ही पतिव्रता क्यों न हो, पर यह 3 बातें कभी उसे मत बताना, वरना मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। एक जगह एक सपेरों का झुंड चला आ रहा था। वे एक सुनसान जंगल से होकर निकल रहे थे। एक जगह उन्हें एक घना छायादार वृक्ष नजर आया तो वे सभी उस वृक्ष की छाया में बैठकर आराम करने लगे। उसी वृक्ष के पास एक विशाल सर्पों की बांबी थी। एक सपेरे ने जान लिया कि इस बार भी हमें कोई लाभ मिल सकता है। सपेरों का तो काम ही होता है सर्पों को पकड़ना। उस सपेरे ने अपने साथियों से कहा कि हमें यह बिल खोद कर देखना चाहिए। दोस्तों, उसी समय सपेरों ने आपस में विचार किया और उस सांप के बिल को खोदने लगे। दोस्तों, जब इस बिल को 3 फुट की गहराई तक खोदा तो उस बिल से एक बहुत ही भयंकर काला नाग निकला। सपेरों ने उस नाग को पकड़ लिया और पकड़कर अपने पिटारे में बंद कर लिया। सभी सपेरे उस नाग को पिटारे में रखकर वहां से चलने लगे और मन में सोचने लगे कि हम इस सर्प का जहर निकालेंगे। कुछ दूर आगे चलने पर उन्होंने सोचा कि यह सर्प बड़ा ही जहरीला है, क्यों ना इसके विष दांतों को निकाल देते हैं। यही सोचकर उन्होंने उस पिटारे को खोल लिया जिसमें सांप बंद था। पिटारे को खोलकर जब देखा तो वे उसे देखकर हैरान रह गए, क्योंकि दोस्तों, पिटारे के अंदर से सर्प गायब हो चुका था और उसकी जगह उस पिटारे में एक बहुत ही कीमती सुंदर नौलखा हार रखा हुआ था। उस नौलखा हार को देखकर सपेरे बड़े प्रसन्न हुए। वे सब इस बात को सोचकर हैरान थे कि हमने तो सर्प को पकड़ कर रखा था, यह हार कहां से आ गया। तो एक सपेरा बोला, अरे चलो, अच्छा ही है, यह हार तो और भी ज्यादा कीमती है। चलो हम इसे लेकर राजा के पास चलते हैं। राजा इस हार के बदले में हमें मुंह मांगा धन दे देगा। यही विचार करके सभी सपेरे राजा चंद्रसेन के शहर भाग्यनगर को चल दिए। राजा चंद्रसेन का दरबार लगा हुआ था। दरबार में राजा के सभी मंत्री, सामंत, विशिष्ट अधिकारी गण बैठे हुए थे। अचानक से दरबार में सपेरों का एक झुंड प्रवेश करता है। राजा ने जब सपेरों को दरबार में देखा तो उन्हें बैठने के लिए कहा और उनसे उनके आने का कारण पूछा। तो सपेरे कहने लगे, हे महाराज, हम तो ठहरे सपेरे, भला हमारा आपके पास आने का क्या प्रयोजन हो सकता है, परंतु आज हमारे पास एक बड़ा ही कीमती हार है जो आपकी महारानी के गले की शोभा बढ़ा सकता है। ऐसा रत्न जड़ित हार आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। राजा कहने लगे, दिखाओ दिखाओ, कैसा हार है। तो सपेरे ने उस पिटारे को खोलकर दिखाया जिसमें वह हार रखा हुआ था। दोस्तों, इस विचित्र हार को देखकर राजा सहित राजा का पूरा दरबार अचंभित रह गया। वास्तव में उन्होंने वैसा हार पहले कभी नहीं देखा था। हार को देखकर राजा चंद्रसेन सपेरों से कहने लगे कि तुम यह विचित्र हार कहां से लाए हो। सपेरे कहने लगे, महाराज, हमें यह हार जंगल में मिला। हमने सोचा कि क्यों ना इस हार को राजा साहब को भेंट कर दिया जाए। राजा ने कहा, ठीक है, हम तुम्हारी यह भेंट स्वीकार करते हैं। वास्तव में यह हार पाकर हमारी रानी बहुत खुश हो जाएगी। दोस्तों, उसी समय राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि इन सपेरों को 1 सहस्त्र सोने की मुद्राएं दे दो और सम्मान पूर्वक इन्हें दरबार से विदा कर दो। इस प्रकार दोस्तों, राजा ने वह पिटारा अपने पास रख लिया और सपेरों को खूब सारा इनाम देकर वहां से विदा कर दिया। सपेरे तो राजा को हार देकर वहां से चले जाते हैं। इधर राजा चंद्रसेन सोचने लगे कि आज यह हार मैं अपनी महारानी को उपहार स्वरूप भेंट करूंगा। हार को पाकर मेरी रानी बड़ी खुश होगी। दोस्तों, पूरे दिन राज दरबार में राजा बैठा रहा, अपना राज कार्य करता रहा और मन में वही विचार उठते रहे कि कितना सुंदर हार है। धीरे धीरे जब शाम होती है तो दरबार समाप्त करके राजा अपने महलों को जाता है। वह हार वाला पिटारा राजा ने अपने बगल में दबा लिया था। मित्रों, उधर जब महारानी इंद्राणी ने देखा कि महाराज आ रहे हैं और उनके हाथ में कुछ रखा हुआ है तो महारानी ने उन्हें बैठने के लिए पलंग बिछा दिया। राजा चंद्रसेन पलंग पर बैठ जाते हैं और महारानी से कहने लगे कि महारानी, आज तो मैं तुम्हारे लिए बहुत ही सुंदर वस्तु लेकर आया हूं जिसे तुम देखोगी तो बहुत खुश हो जाओगी। महारानी कहने लगी, महाराज, ऐसा क्या लाए हो तुम मेरे लिए। इतना कहकर राजा ने वह पिटारा रानी के आगे बढ़ा दिया और कहा कि नहीं मानती हो तो स्वयं देख लो। मित्रों, रानी ने जैसे ही उस पिटारे को खोलकर देखा तो उसमें देखती क्या है, एक बहुत सुंदर तेजस्वी 5 दिन का बालक लेटा हुआ है और अंगूठा चूस रहा है। उस बालक के चेहरे पर अलौकिक दिव्य तेज चमक रहा था। दोस्तों, बालक इतना सुंदर था कि रानी उस बालक को देखती ही रह गई। कहने लगी, महाराज, इसमें तो बड़ा ही सुंदर बालक लेटा हुआ है। रानी ने जब कहा कि बालक लेटा है तो राजा चंद्रसेन कहने लगे, नहीं रानी, बालक नहीं, इसमें तो नौलखा हार था। यह बालक कैसे बन गया। राजा को जब रानी की बात पर भरोसा नहीं हुआ तो राजा ने वह पिटारा लेकर स्वयं देखा तो वास्तव में उस पिटारे में बड़ा ही तेजस्वी बालक लेटा हुआ था। राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। बालक को देखकर राजा और भी ज्यादा प्रसन्न हो गए, क्योंकि दोस्तों, राजा चंद्रसेन की पहले से कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी हर समय संतान के बारे में सोचकर दुखी रहा करते थे।
अब तो राजा और रानी दोनों ने मन में विचार किया कि यह पुत्र हमें भगवान शिव ने प्रदान किया है और आज से हम दोनों इसे अपना पुत्र मानकर ही पालेंगे। दोस्तों, यह बात किसी को पता नहीं थी कि राजा ने जो हार खरीदा था वह बालक बन गया। लेकिन राजा की कुछ दासियां वहां उनका वार्तालाप सुन रही थीं। रानी ने पूछा कि यह बालक तुम्हें किसने दिया है? तो राजा ने बताया कि आज दरबार में सपेरों का एक झुंड आया था। उन्होंने ही हमें एक पिटारे में रखकर नौलखा हार भेंट किया था, परंतु ईश्वर की कृपा से दरबार से महलों को आते आते यह हार सुंदर पुत्र बन गया। अब हम इस बालक का पालन पोषण बड़े ही राजशाही तरीके से करेंगे। आज से यह बालक हमारा पुत्र है और आगे चलकर यही हमारी राजगद्दी का मालिक होगा। दोस्तों, उसी दिन से राजा और रानी उस बालक को अपने पुत्र की तरह पालने लगते हैं। एक दिन राजा ने अपने दरबार में यह घोषणा कर दी कि हमारी रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया है। यह सुनकर राजा चंद्रसेन की प्रजा ने बड़ी खुशी मनाई। संपूर्ण नगर में उत्सव मनाया गया। चारों ओर खुशियां ही खुशियां थीं, क्योंकि महाराज के यहाँ तो अब तक कोई संतान ही नहीं हुई थी। दोस्तों, राजा और रानी बड़े प्रसन्न थे और बड़ी ही प्रसन्नता पूर्वक उस बालक को पाल रहे थे। धीरे धीरे वह लड़का बड़ा हो रहा था और जैसे जैसे समय गुजरता गया वह लड़का जवान होता चला गया। जब उस लड़के की आयु 18 साल की हो गई तो महाराज चंद्रसेन के मन में विचार आया कि अब मेरे पुत्र का विवाह कर दिया जाए। दोस्तों, राजा साहब उस घटना को भूल चुके थे कि लड़का उन्हें किस तरह से प्राप्त हुआ है। एक दिन राजा ने अपनी महारानी से कहा कि अब हमारा पुत्र विवाह के योग्य हो गया है और अब इसका किसी सुंदर कन्या से विवाह करना चाहिए। राजा का यह प्रस्ताव रानी को भी बहुत पसंद आया। रानी बोली, महाराज, शुभ काम में देरी कैसी, जितनी जल्दी हो सके आप मेरे पुत्र का विवाह कर दीजिए। दोस्तों, राजा चंद्रसेन के राज्य से लगा हुआ एक दूसरा राज्य था। चौबेपुर के वहां के एक राजा थे। कमलध्वज उनकी बड़ी सुंदर कन्या थी। नाम था वैजयंती। राजा कमलध्वज की कन्या वैजयंती 14 विद्याओं में संपूर्ण थी। राजा ने अपने आचार्य से उस लड़की को समस्त विद्याओं का ज्ञान कराया था। धीरे धीरे राजकुमारी वैजयंती जब विवाह योग्य हो गई तो महाराज कमलध्वज विचार करने लगे कि अब मुझे अपनी पुत्री का विवाह करना चाहिए। पुत्री के विवाह की बात मन में आते ही राजा ने अपने दरबार में नाई और पुरोहित को बुला लिया और टीका की सामग्री देकर नाई पंडित को वर खोजने के लिए भेज दिया। दोस्तों, आपको बता दें कि पहले नाई और ब्राह्मण ही वर खोजने जाया करते थे। राजा ने उनसे कहा कि जाओ और हमारी पुत्री के योग्य किसी राजकुमार को टीका करके आना। दोस्तों, नाई और ब्राह्मण राजकुमारी के टीका की सामग्री लेकर दूसरे राज्यों के लिए निकल पड़ते हैं और कई राज्यों में घूमने लगे, लेकिन उन्हें उस पुत्री के समान तेजस्वी और सुंदर राजकुमार नहीं मिला। अब तो नाई और ब्राह्मण भ्रमण करते करते परेशान हो गए। अंत में वे चलते चलते राजा चंद्रसेन की नगरी शोभितपुर में पहुंच जाते हैं। राजा चंद्रसेन का दरबार लगा हुआ था। अचानक नाई और पंडित का दरबार में आगमन होता है। राजा चंद्रसेन उन्हें देखते ही समझ जाते हैं कि यह कोई नाई और ब्राह्मण है जो किसी राजा की कन्या का रिश्ता लेकर यहाँ आए हैं। फिर भी राजा ने उनसे पूछा, आप लोग कौन हैं और कहां से आए हैं? नाई और पंडित बोले, महाराज, हम राजा कमलध्वज के नाई और पुरोहित हैं और उनकी कन्या वैजयंती का टीका लेकर आए हैं। हमारी महाराज की कन्या राजकुमारी 14 विद्याओं में पारंगत है। हमने सुना है कि आपके राजकुमार भी अब विवाह योग्य हैं। तब राजा चंद्रसेन कहते हैं, हे पुरोहित जी, आपने ठीक सुना है कि हमारा एक पुत्र है और हमारा राजकुमार बहुत ही सुंदर और योग्य है। रूप, गुण और वंश में बढ़ चढ़कर है। दोस्तों, राजा चंद्रसेन को यह बात नहीं पता थी कि उनका जो पुत्र है वह एक नाग। राजा ने अपने पुत्र को जब नाई और पुरोहित को दिखाया तो नाई और पुरोहित राजकुमार को देखते ही प्रसन्न हो गए। उन्हें राजकुमार पसंद आ गया और राजकुमारी वैजयंती का विवाह तय करके वे वहां से लौट जाते हैं। दोस्तों, धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। जब विवाह का उचित समय आया तो राजा चंद्रसेन अपने पुत्र को सजाकर दूल्हा बनाकर राजा कमलध्वज के यहाँ बारात लेकर चलते हैं और मंजिल दर मंजिल यात्रा करके राजा कमलध्वज की नगरी में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही राजा कमलध्वज उनका खूब अच्छे से सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं और अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार नागराज के साथ कर देते हैं। दोस्तों, इस प्रकार अपने पुत्र का विवाह करके राजा चंद्रसेन वापस अपनी राजधानी लौट आते हैं। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता गया और राजा चंद्रसेन बूढ़े होते चले गए और महारानी चंद्रा भी वृद्ध हो चली थीं। एक दिन रानी ने राजा से कहा, महाराज, अब हमारे पुत्र को राज्य भार सौंप दिया जाए। हम कब तक राज्य करेंगे? बुढ़ापा आ चुका है। पुत्र को भी राज चलाने का अनुभव प्राप्त होगा। दोस्तों, उसी दिन महाराज चंद्रसेन ने अपने पुत्र को युवराज घोषित कर दिया। अब तो राजा चंद्रसेन निश्चिंत होकर रहने लगे। राजकुमार नागराज बड़े अच्छे ढंग से राज्य का संचालन करने लगे। बस इसी
तरह कुछ समय बीत गया। एक दिन की बात है, राजकुमारी वैजयंती अपनी दासी से बातचीत कर रही थी। राजकुमारी की दासी राजकुमारी से कह रही थी, क्योंकि आपने देखा होगा कि महिलाओं के पेट में अक्सर बात नहीं रुकती। दासी इस भेद को जानती थी कि राजकुमार को राजा साहब को दरबार में कोई सपेरा देकर गया था। तो वही बात बताते हुए दासी कहती है, महारानी, मैं आपसे एक बात कहूं, तुम्हारा यह पति राजकुमार जो है, उनसे तुम पूछना कि तुम्हारे माता पिता कौन है। दोस्तों, दासी की यह बात सुनकर वैजयंती को कुछ शंका सी होती है। वैजयंती कहने लगी, यह तुम क्या कह रही हो? क्या हमारे पतिदेव राजकुमार नागराज, चंद्रसेन और महारानी चंद्रा के पुत्र नहीं हैं? तब दासी कहती है, नहीं राजकुमारी, तुम बड़ी भूल कर रही हो, यह उनका पुत्र नहीं है। पर मैं इतना तो नहीं जानती हूँ कि राजकुमार के वास्तविक माता पिता कौन हैं, पर इतना जानती हूँ कि राजकुमार महाराज चंद्रसेन के पुत्र नहीं हैं। आप स्वयं अपने पति से पूछ लेना। प्रिय दोस्तों, राजकुमारी वैजयंती के मन में भी अपने पति को लेकर शंका उत्पन्न हो गई। वह मन में सोचने लगी कि आज शाम को जब राजकुमार महल में आएंगे तो मैं उनसे यह बात अवश्य पूछूंगी। अब देखिए दोस्तों, राजकुमार महल में आते हैं तो राजकुमार की पत्नी वैजयंती राजकुमार से पूछने लगती है, हे प्राणनाथ, आज मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। तब राजकुमार कहते हैं, पूछो, क्या पूछना चाहती हो? तब राजकुमारी पूछती है, मुझे यह बताइए कि आपके माता पिता कौन हैं और आप किस वंश के हो? दोस्तों, यह बात सुनकर जो नाग से राजकुमार बना था वह कहने लगा, रानी, क्या तुम्हारी मति मारी गई है? महाराज चंद्रसेन और महारानी चंद्रा ही मेरे माता पिता हैं। तब वैजयंती बोली, नहीं महाराज, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, कृपया सच सच बताइए। तुम्हें भगवती माँ गंगा की कसम है, आप मुझे यह भेद जरूर बताओ। यह बात सुनकर राजकुमार धर्म संकट में फंस जाता है। सोचने लगा कि आज किसी न किसी ने इसके मन में यह प्रश्न पैदा कर दिया है, इसको जरूर किसी ने बताया है और यह पूछे बिना मानेगी नहीं। दोस्तों, राजकुमार ने अपनी पत्नी को बहुत समझाया कि देखो, मैं महाराज का ही पुत्र हूँ, तुम क्यों बेवजह मेरा दिमाग खराब कर रही हो? अब तो राजकुमारी अड़ गई कि नहीं, मुझे यह भेद जरूर बताओ, आप किस वंश के हो और आपके माता पिता कौन हैं? अब तो राजकुमार सोचने लगा कि लगता है मुझे इसको बताना ही पड़ेगा, ये पूछे बिना मानेगी नहीं। दोस्तों, नागराज अपनी पत्नी से बार बार कहता है, मान जाओ, अभी भी समय है, तुम मुझसे ये बात मत पूछो वरना बहुत पछताओगी। लेकिन राजकुमारी नहीं मानी, हट करने लगी और कहने लगी कि नहीं बताओगे तो मैं भोजन ग्रहण नहीं करूंगी, मैं समझूंगी कि तुम मुझसे झूठा प्रेम करते हो। दोस्तों, यह बात सुनकर राजा का पुत्र कहने लगा कि ठीक है, नहीं मानती हो तो ठीक है, मैं तुम्हें यह बात बताऊंगा, पर यहाँ नहीं, यहाँ से कुछ दूरी पर एक नदी बहती है और वहां चलकर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। दोस्तों, अब तो रथ सजाया गया, उसमें राजा की पत्नी वैजयंती और नागराज दोनों बैठ जाते हैं और वन विहार करने का बहाना करके दोनों महलों से निकल जाते हैं। चलते चलते नागराज अपनी पत्नी को लेकर उसी नदी के किनारे आ जाता है। नदी को देखकर राजकुमारी वैजयंती कहने लगी, महाराज, आप मुझे इस नदी के पास लेकर क्यों आए हैं? क्या इस नदी में तुम्हारा कोई संबंध है? तब राजकुमार कहता है, हे प्रिय, मैं फिर तुमसे कहता हूँ कि मान जाओ और मुझसे मेरे बारे में मत पूछो, वरना तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। मगर दोस्तों, किसी ने सच कहा है, राजहट, बालहट और स्त्री हट, ये बड़े बुरे हट होते हैं। राजकुमार के समझाने पर भी राजकुमारी नहीं मानी, कहने लगी, नहीं महाराज, मुझे यह जरूर बताओ कि तुम किस वंश के हो। मित्रों, राजकुमारी वैजयंती जब नहीं मानती है तो राजकुमार नाग जो था वह नदी में नीचे उतर जाता है और कमर तक के जल में जब वह पहुंच जाता है तो कहने लगता है, हे रानी, अभी भी समय है, तुम मुझसे यह बात मत पूछो, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। लेकिन राजकुमारी वैजयंती तो मानो ठान ही चुकी थी, कहने लगी, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं यह बात पूछकर ही मानूंगी। मित्रों, इस प्रकार राजकुमार नदी के और गहरे जल में उतर जाता है। जब छाती तक जल में पहुंच जाता है तो फिर रानी को समझाकर बोला, प्रिय, मान जाओ, आपका पूछना मुझे आपसे दूर कर सकता है। राजकुमारी बोली, चाहे कुछ हो जाए, आप इस भेद को मेरे सामने जरूर रखोगे। दोस्तों, जब राजकुमार और आगे बढ़ा और जब अपनी ठोड़ी के बराबर जल में आया तो कहने लगा, रानी, अभी तेरे पास समय है, यह जानने की कोशिश मत करो कि मैं कौन हूं। परंतु रानी नहीं मानी। दोस्तों, फिर क्या होता है, राजकुमार ने अपना असली नाग रूप धारण कर लिया और नदी के जल के ऊपर अपना फन दिखाने लगा। अपना फन दिखाने के बाद वह उस नदी के अंदर समा गया और फिर निकलकर बाहर नहीं आया। जब काफी देर हो गई और राजकुमार नहीं लौटा तो राजकुमारी वैजयंती घबरा गई, क्योंकि अब उसका पति नाग रूप में कहीं चला गया था। वैजयंती ने वहां उसे खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं मिला। अब तो वैजयंती अपने रथ को लेकर अपने सारथियों से कहती है, चलो महल चलो और महाराज को
सूचित करो कि उनके पुत्र नदी में डूब गए हैं। मित्रों, सारथी ने जाकर राजा को यह खबर दी कि महाराज, आपके पुत्र नागराज नदी में विलुप्त हो गए हैं। राजा को बड़ा दुख होता है। राजा कहने लगा, मेरा पुत्र उस नदी में डूब गया। वह अपनी सेना को आदेश देते हैं कि जाओ, नदी के जल को खंगालो और कम से कम उसकी लाश को तलाश करो। राजा के 10-20 हजार सैनिक रानी वैजयंती के साथ उस नदी पर आए। नदी में जगह जगह जाल डलवाए गए, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली, क्योंकि वह तो एक नाग था और अपने असली नाग रूप को प्राप्त करके वापस लौट गया था। कई गोताखोरों ने नदी में राजकुमार की तलाश की, मगर कुछ हाथ नहीं लगा। अब तो उदास होकर राजा, रानी और राजकुमारी वैजयंती वापस अपने महलों को लौट आते हैं। राजा चंद्रसेन तो वृद्ध हो चुके थे और पुत्र का दुख उनके ऊपर और आ गया था। राजा के मन में तो यही था कि नदी में डूबकर उनका पुत्र मर गया है। अब तो राजा बड़ा दुखी रहने लगा। श्रोताओं, महारानी वैजयंती जो नागराज की पत्नी थी, वह भी बड़ी दुखी रहने लगी और मन ही मन अपने आप को कोसने लगी कि मैंने बहुत बुरा किया। मेरी ही करनी के कारण आज मेरा पति मुझसे दूर चला गया। यदि मैं उनसे उनके वंश के बारे में पूछने की जिद न करती तो शायद मेरा पति मुझसे दूर नहीं होता। परंतु दोस्तों, वह बड़ी विद्वान थी और 14 विद्याओं में निपुण थी। काफी विचार के बाद उसे एक तरकीब सूझी। उसने अपने संपूर्ण नगर में यह घोषणा करवाई कि कोई भी व्यक्ति उसे कोई नई बात सुनाएगा तो उसके बदले में उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी, चाहे वह आज बीती हो या किसी प्राचीन घटना से संबंधित हो। कोई भी कहानी हो या कथा हो, जो कोई सुनाएगा उसे स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी। दोस्तों, अब तो रानी वैजयंती के पास कथा सुनाने वालों की भीड़ लगी रहती थी। कोई आप बीती कहानी सुना रहा था, कोई किसी राजा का इतिहास सुनाने लगा। अब तो राजकुमारी वैजयंती का यही काम था। वह सुबह से लेकर शाम तक नई नई कहानियों और किस्सों को सुनती रहती थी। एक दिन की बात है, राजा साहब के राज्य का एक बूढ़ा आदमी अचानक से उसी जंगल में गुजर रहा था। वह बूढ़ा आदमी जंगल को पार करते करते उसी जंगल में रात्रि हो गई। जब रात्रि हो गई तो वह मन में सोचने लगा कि अब रात में आगे जाना ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में आगे हिंसक पशु भी मिल सकते हैं। यही सोचकर वह बूढ़ा आदमी उसी जंगल में पीपल के पेड़ पर चढ़कर बैठ जाता है। रात्रि का समय था। वृद्ध व्यक्ति को डर के मारे नींद नहीं आ रही थी। इधर जब रात के 12 बजे का समय होता है तो उसने देखा कि बाहर एक झाड़ू लगाने वाला आया और उस पूरे जंगल में उसने झाड़ू लगा दिया। फिर उसने देखा कि एक पानी का छिड़काव करने वाला आया। उसने भी हर जगह पानी का छिड़काव कर दिया। उसके बाद वहां कुर्सियां आनी शुरू हो गईं। फिर एक सिंहासन आता है। अचानक ही वहां पर तंबू की व्यवस्था हो जाती है। उस जगह को सजाकर बड़ा रमणीय बना दिया गया था। वह बूढ़ा आदमी पीपल पर बैठा बैठा यह सब देख रहा था। उसने देखा कि वहां पर सभा होने लगी। वह वृद्ध बहुत घबरा रहा था। मन में सोच रहा था कि यह सब क्या हो रहा है, यह लोग कौन हैं और आज क्या यह मुझे जिंदा छोड़ेंगे या नहीं। वहां एक से एक सुंदर अतिथि आने शुरू हो गए। अतिथि बड़े ही विचित्र थे। प्रिय दोस्तों, जो अतिथि वहां आए थे वे विचित्र इसलिए थे क्योंकि उनका आधा शरीर नाग का था और आधा शरीर मनुष्य का था। दिव्य शरीर वाले नाग देखने में बड़े भयंकर लग रहे थे। उनका दरबार वहां सज रहा था और जब सभी लोग वहां आ गए तो वहां 2 सिंहासन थे और उन दोनों सिंहासन पर कुछ देर बाद नागों के राजा और उनका पुत्र युवराज दोनों वहां आकर बैठ जाते हैं। संपूर्ण दरबार में उनका बड़ा स्वागत किया गया। उनके बीच कुछ मंत्रणा होने लगी, चर्चा होनी थी। वह चर्चाएं हो रही थीं और जो राजकुमार था वह नागराज का पुत्र था। वह चुपचाप नीचे गर्दन झुकाए बैठा था और वहां इस बात की चर्चा हो रही थी कि राजकुमार का विवाह किया जाए। विवाह के संबंध में चर्चाएं चल रही थीं। अब राजकुमार का जब विवाह का नाम आया तो उसने नीचे गर्दन कर ली और बहुत उदास हो गया। 3-4 घंटे उनकी चर्चाएं चलती रहीं और वह बूढ़ा आदमी उन सभी बातों को वहां से पीपल पर बैठा बैठा सुन रहा था। मन में सोचने लगा कि ना जाने यह किस बात की चर्चा हो रही है और ये कौन लोग हैं। लगता है आज मैं बच नहीं पाऊंगा। डर के कारण वह उस वृक्ष पर रुका हुआ चिपका हुआ लेटा था। 4 घंटे जब पूरे हो गए तो दरबार वहां से भंग हो गया। अतिथि इधर उधर चले गए, परंतु वह नागराज और उसका पुत्र वहां से चलकर उस पीपल के वृक्ष की तरफ गए। वृद्ध ऊपर बैठा हुआ सोच रहा था कि मेरी तरफ ही आ रहे हैं और लगता है अब यह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इन्हें पता चल गया है कि मैं इस वृक्ष पर बैठा हूं। यह सोचकर वह बूढ़ा आदमी बहुत घबरा जाता है। परंतु उस नाग ने क्या किया, उस पीपल की जड़ में बैठकर कुछ देर रोया और अपनी रानी बैजंती को याद किया। यह बात वह बूढ़ा आदमी सुन रहा था कि यह तो बड़ा ही चमत्कार है, मैं क्या देख रहा हूं। और कुछ देर होने के बाद हाय बैजंती ऐसा कहने के बाद वह नागराज भी वहां से चला जाता है। धीरे धीरे इधर सवेरा हो जाता है। प्रातःकाल जब हुआ तो बूढ़ा आदमी उस वृक्ष के नीचे उतरा और नीचे उतरने के बाद वापस अपने नगर को लौट आता है और मन में सोचने लगा कि वैसे भी मैं बहुत
गरीब आदमी हूँ और रानी बैजंती भी नई नई कहानियां सुनती रहती हैं, तो क्यों न चलकर इस बात को महारानी बैजंती को सुनाया जाए। इसके बदले में महारानी मुझे बहुत सारा धन देंगी और मैं पैसे वाला हो जाऊंगा। ऐसा विचार करके वह बूढ़ा आदमी उसी जगह आ जाता है जहां रानी बैजंती का मंडप लगा हुआ था, जहां वह कथाएं सुना करती थी। वहां एक से एक बड़े विद्वान रानी को कहानी सुनाते थे। कुछ घंटे इंतजार करने के बाद उस बूढ़े आदमी का भी कहानी सुनाने का नंबर आता है। वह महारानी बैजंती से कहने लगा कि महारानी, आज मैंने बड़ा विचित्र दृश्य देखा है। आज मैं तुमको एक आंखों देखी घटना सुना रहा हूँ। आज रात में जब जंगल से गुजर रहा था तो रात होने की वजह से मैं उसी जंगल में फंस गया। उस वन में मैं एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। मैंने वहां देखा कि वहां एक नागराज का दरबार लगा था। उन सबका आधा शरीर मनुष्य का था, आधा शरीर नाग का था। ऐसे विचित्र प्राणी उस दरबार में आए थे कि मैं उन्हें देखता ही रह गया। कुछ देर देखने के बाद मैंने विचार किया कि ये लोग मुझे मारेंगे तो नहीं, परंतु मैं उस पीपल के वृक्ष पर चिपका हुआ उनकी बातें सुनता रहा। जब दरबार पूरा हुआ तो वहां से एक राजा का पुत्र था जो नागों का राजा था। उसका युवराज था और वह अपने एक दिव्य रथ में बैठकर जिस पीपल पर मैं बैठा था उसी वृक्ष के नीचे उतरा और पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर कुछ देर हाय बैजंती कहकर रोता रहा। उसके बाद वह अदृश्य हो गया। अब यह बात जब राजकुमारी बैजंती ने सुनी तो उसने बूढ़े आदमी से कहने लगी, हे बाबा, मैं तुम्हें इतना धन दूंगी कि तुम्हारी पीढ़ियां बैठी खा सकती हैं, परंतु तुम मुझे उस स्थान पर ले जाकर दिखाओ जहां तुमने उस राजकुमार को रोते हुए देखा था। यह सुनकर बूढ़ा आदमी घबरा जाता है। कहता है, हे राजकुमारी, अब मैं वहां नहीं जाऊंगा। वहां जाने से मुझे बहुत डर लग रहा है। तब राजकुमारी कहती है, नहीं बाबा, तुम चिंता मत करो, तुम्हें मेरे साथ वहां चलना ही पड़ेगा। इतना कहकर रानी बैजंती ने एक सोने की मोहरों से भरी हुई थैली उस बूढ़े आदमी को दे दी और कहा, मैं तुम्हें 1000 सोने की मोहर दूंगी, तुम मुझे उस स्थान पर ले चलो। धन पाकर वह बूढ़ा आदमी भी खुश हो जाता है और वह राजकुमारी बैजंती को लेकर उस जंगल की तरफ चल देता है। उसी स्थान पर जाकर बूढ़े आदमी ने बताया, राजकुमारी जी, मैंने इसी पीपल के वृक्ष के ऊपर बैठकर यह सब कुछ देखा है। राजकुमारी बोली, तो बाबा, मैं भी आज उन्हें अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। दोस्तों, इस प्रकार वह बूढ़ा आदमी और रानी बैजंती उस वृक्ष की डाल में बैठकर इंतजार करने लगे और इंतजार करते करते पूरी रात निकल जाती है, लेकिन वहां पर कोई नहीं आता। उस दिन ना तो कोई दरबार सजा था, ना कोई नृत्य गान हुआ। अब तो बैजंती उस पर क्रोधित होती है और कहती है, बाबा, तुमने झूठ बोला है और इसके लिए मैं तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दे सकती हूँ। वह वृद्ध कहने लगा, नहीं महारानी, मैंने कोई झूठ नहीं बोला है। मैंने जो अपनी आंखों से देखा था वही आपको बताया था। रानी बोली, तो फिर आज क्या हुआ? बूढ़े बाबा ने कहा, हे रानी, यह मैं भी नहीं जानता कि वे लोग आज क्यों नहीं आए। दोस्तों, उस दिन रानी बैजंती निराश होकर अपने घर लौट जाती है। इधर वह बूढ़ा आदमी मन में विचार करने लगता है कि उस दिन कौन सी तिथि थी जिस दिन दरबार लगा था। उसने यह बात ज्योतिषियों से पूछी तो ज्योतिषियों ने बताया कि उस दिन पूर्णिमा की तिथि थी, चंद्रमा पूर्ण रूप से उदय हुआ था और ऐसे अवसर पर देवी देवताओं की सभा कुछ क्षेत्रों में हुआ करती है। हो सकता है तुमने उस सभा को देख लिया हो। अब तो वह सोचने लगा कि अगली पूर्णिमा आएगी तब मैं रानी को लेकर वहां जाऊंगा। महारानी ने भी उस बूढ़े से कह दिया कि यदि तुम मुझे वह दृश्य दिखा दोगे तो मैं तुम्हें बहुत इनाम दूंगी। धीरे धीरे समय बीता और जब अगले माह का समय आया तो वृद्ध महारानी से बोला, महारानी, आज आप मेरे साथ इस जंगल में चलो, आज मैं आपको वही दृश्य दिखाऊंगा। महारानी बैजंती और वह बूढ़ा आदमी दोनों जंगल की ओर चल देते हैं। वहां पहुंचकर रानी बैजंती और वह बूढ़ा आदमी उस पीपल की जड़ में छिपकर बैठ जाते हैं। जब रात के 12 बजने का समय नजदीक आता है तो वे देखते हैं कि वहां एक झाड़ू लगाने वाला आ चुका है। उसने झाड़ू लगाया, पानी का छिड़काव करने वाला आया, उसने पानी छिड़का। फिर थोड़ी देर में वहां कुर्सियां आ जाती हैं, चारों तरफ मंडप सजा जाता है। धीरे धीरे वहां नाग लोग आने लगते हैं। उन लोगों का आधा शरीर मनुष्य का था, आधा शरीर नाग का था। बूढ़े आदमी ने इशारे से कहा, महारानी, अब आप ध्यान से देखिए, यही सब मैंने उस दिन देखा था। दोस्तों, रानी बैजंती उस दृश्य को बड़े गौर से देख रही थी और कुछ समय बाद रानी का पति भी आ जाता है जो उस नागराज का पुत्र था। वह भी आ गया, पर उसका चेहरा आज भी उदास था। उसका आधा शरीर नाग का था और आधा शरीर मनुष्य का था। महारानी ने उसे देखा तो पहचान लिया। कहने लगी, यही मेरा पति है, परंतु मुझे इसे कैसे प्राप्त करना चाहिए? वह विचार करने लगी, मैं अपने पति को कैसे प्राप्त कर सकती हूँ? महारानी हिम्मत करके धीरे धीरे उस वृक्ष के कोने से बाहर निकलने लगी। उधर वह बूढ़ा आदमी डर रहा था, तो बूढ़े आदमी
ने राजकुमारी से कहा, राजकुमारी आप थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए। दोस्तों 4 घंटे तक महासभा चलती रही। जब सभा समाप्त हुई, वहां से राजकुमार भी उसी पीपल के पास आकर बैठकर रोने लगा। उसे देखकर रानी बैजंती डर गई, क्योंकि उसका आधा शरीर नाग का था, आधा मनुष्य का था। चेहरा तो उसका राजकुमार का ही था। अपने पति को रोते देखकर राजकुमारी से रोका नहीं गया। राजकुमारी बैजंती निकलकर उसके पास आ जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। अचानक से महारानी बैजंती को सामने खड़ा देखा तो नागराज एकदम से हड़बड़ाता है। कहने लगा, रानी तुम यहाँ फिर? रानी कहने लगी, हाँ मैंने आपको खोजने के लिए क्या क्या नहीं किया, परंतु अब मैं आपको कहीं भी नहीं जाने दूंगी। यह सुनकर राजकुमार कहने लगा, अब तो बहुत समय हो चुका है, अब तुम मुझे प्राप्त नहीं कर सकती। यहाँ जो सभा होती है वह मेरे विवाह को लेकर ही होती है। मेरे पिता इंसानों में मेरे विवाह का प्रस्ताव रख चुके हैं, और जब तीसरी सभा होगी तो सभा में मेरा विवाह तय हो जाएगा, और जब मेरा विवाह तय हो जाएगा तो बताओ मैं तुम्हारे साथ कैसे रह पाऊंगा? मुझे अपनी पत्नी के साथ रहना पड़ेगा। तुमने तो मुझे त्याग दिया है। मैंने उस दिन तुमसे बार बार समझाया था कि मुझसे मत पूछो। राजकुमार की बात सुनकर रानी बैजंती रोने लगती है और बार बार अपने किए क्षमा राजकुमार से मांगती है। नागराज कहने लगा कि देखिए राजकुमारी, रोने का समय नहीं है। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, यदि तुमने वह उपाय कर लिया तो शायद मैं तुम्हें प्राप्त हो जाऊं। रानी बैजंती बोली, आप मुझे जो उपाय बताओगे मैं वही उपाय करूंगी, लेकिन आपको मेरे साथ रहना होगा। राजकुमार बोला, प्रिय अब मेरे जाने का समय हो गया है, मुझे मेरे पिता के दरबार में पहुंचना है, परंतु अगली पूर्णिमा के दिन तुम इसी प्रकार यहाँ आकर बैठना होगा, और जब यहाँ सभा लगने लगे तो ध्यान रखना, तुम चुपचाप महाराज का जो सिंहासन है उसके नीचे जाकर छुप जाना, और जब मेरे विवाह की बात चले तो तुम उस सिंहासन से नीचे से निकलकर महाराज के सामने जाकर खड़ी हो जाना, और फिर मुझे महाराज से मांग लेना, मैं तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा। यह कहकर राजकुमार अदृश्य हो गया और महारानी बैजंती और वह बूढ़ा आदमी अपने नगर को लौट आए। रानी बैजंती बड़ी सोच में पड़ी थी कि राजा भी अपने पुत्र शोक में दिन रात दुखी रहता था। धीरे धीरे समय निकला और महारानी सोच रही थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस पूर्णिमा के दिन मैं अपने पति को पाकर ही रहूंगी। यह सोचकर मग्न मुद्रा में रानी ने अब कथाओं को सुनना भी बंद कर दिया। अब तो वह किसी की सुनती थी, न कभी बोलती थी, क्योंकि वह अपने पति से एक बार मिल चुकी थी। धीरे धीरे समय बीता और तीसरी पूर्णिमा का समय आया। जब तीसरी पूर्णिमा नजदीक आई तो रानी मन में विचार कर रही थी कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने पति को लेकर ही लौटूंगी। रानी ने अपना श्रृंगार किया और अपने दासियों से कहा, आज मेरा श्रृंगार इस तरह से करना जैसे मेरा विवाह हुआ था। उसकी दासियों ने महारानी का श्रृंगार किया और पूर्णिमा वाले दिन वह उस बूढ़े आदमी को लेकर उस पीपल की जड़ में छिपकर बैठ गई। अब तो दोनों लोग वहां उस सभा का इंतजार करने लगते हैं। इधर रात के 12 बजते हैं तो फिर से वही प्रक्रिया दोहराई जाती है। झाड़ू वाले ने झाड़ू लगाया, पानी छिड़कने वाले ने पानी छिड़का, और वहां धीरे धीरे कुर्सियां और सिंहासन आ जाता है। रानी बैजंती उस पीपल की जड़ से निकलकर उस सिंहासन के पीछे छुप जाती है। धीरे धीरे अतिथियों का आना शुरू होता है। बड़े ही विशाल शरीर वाले नाग वहां आकर बैठने लगते हैं। कुछ नाग सुंदर हैं तो कुछ ग्रे हैं, कुछ काले हैं तो कुछ पीले हैं। तरह तरह के नागों का आना वहां आरंभ होता है। कुछ देर बाद राजकुमार का पिता, जो नागों का राजा था, वह भी आ जाता है। अब तो वहां बैठकर उन्हें आपस में चर्चा होने लगती है। वह राजकुमार भी वहीं आकर बैठ गया। प्रिय दोस्तों, सभा चल रही थी। सभा में राजाओं के अनेक कार्य होते हैं, उनके बारे में सलाह की जाती है, उनके बारे में पूछा जाता है। जब सभी कार्य सही तरीके से सुन लिए गए तो उसके बाद राजकुमार के विवाह की चर्चा आरंभ हुई। अब राजकुमार के विवाह की बात चली तो राजकुमारी बैजंती को मौका मिल गया। वह सिंहासन के नीचे से निकलकर राजा के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। प्रिय दोस्तों, अचानक से एक स्त्री को वहां पर आया देख सभी सभा हड़बड़ाती है। उसे देखकर नागराज कहने लगा, हे पुत्री, तुम कौन हो और यहाँ इस सुनसान जंगल में मध्य रात्रि के समय तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या तुम्हें मृत्यु का जरा भी भय नहीं है? तुम नहीं जानती हो कि हम सब नाग लोग हैं और नाग लोग कितने जहरीले होते हैं? यह तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ये बात सुनकर बैजंती कहने लगी, महाराज, मुझे डर किस बात का? मैं तो आपकी पुत्रवधू हूँ, आपके राजकुमार मेरे पति हैं। न मानो तो उनसे ही पूछ लो, इनके साथ मेरा विवाह हुआ है। जब महाराज ने अपने राजकुमार से पूछा, राजकुमार यह कौन है? तो राजकुमार ने पूरी कहानी सुनाई और कहा, पिताजी, एक दिन मुझे कुछ सपेरों ने पकड़ लिया और पकड़कर एक पिटारे में रखकर मुझे ले जाने लगे। तो मैंने अपने आप को बचाने के लिए उस पिटारे के अंदर नौलखा हार का रूप बना लिया। उन सपेरों ने नौलखा हार महाराज चंद्रसेन के यहाँ दे दिया। मैंने सोचा कि राजा के तो कोई पुत्र नहीं है, तो क्यों न मैं राजा के यहाँ एक पुत्र बन जाऊं। तो मैंने अपनी माया से पुत्र बनकर कई साल महाराज के यहाँ रहकर राजमहलों का सुख भोगा। महाराज ने मुझे अपने पुत्र की तरह पाला और इसी सुंदरी के साथ मेरा विवाह संपन्न हुआ। परंतु एक दिन इस सुंदरी ने जिद करके मुझसे मेरे वंश के बारे में पूछा। मैंने उसे बहुत समझा
समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। जब वह नहीं मानी तो मैं उसे लेकर वहां गया जहां मेरा स्थान था, और वहां पहुंचकर मैं अपने वास्तविक स्वरूप में आ गया और अपने परिवार के पास चला गया। यह बात सुनकर महाराज कहने लगा, क्या यह सच कह रहा है? तो बैजंती ने कहा, हाँ महाराज, ऐसा ही हुआ था। मेरे साथ मेरा विवाह इन्हीं के साथ हुआ था, परंतु अब इनका आधा शरीर नाग का है, जबकि पहले इनका पूरा शरीर मनुष्य का था। वैजयंती की बात सुनकर नागराज ने अपने पुत्र को फटकार लगाई और कहा, पहले तो तुमने हमारी परंपरा के खिलाफ जाकर पृथ्वी लोक पर विवाह किया, और फिर उसके बाद इस स्त्री को छोड़कर हमारे पास वापस आ गए। तुमने यह अपराध किया है, तुमने यह घोर निंदनीय कार्य किया है। अब तुम जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जब तक यह स्त्री जीवित रहेगी तब तक तुम मृत्युलोक पर रहकर इसका साथ दोगे। इसे छोड़ नहीं सकते। तुम्हें इसे अपनी पत्नी के रूप में रखना होगा, और जिस राजा के तुम पुत्र बने थे उस राजा का राज्य भी तुम्हें संचालित करना होगा, उस राजा की सेवा करनी होगी। दोस्तों, नागराज ने बैजंती को उसका पति प्रदान कर दिया। वह अपने उसी दिव्य शरीर में आ गया। उसके बाद रानी बैजंती और राजकुमार नाग ने अपने पिता से सर झुकाकर आशीर्वाद लिया और अपनी पत्नी के साथ विदा लेकर वहां से चल पड़े। जब वे अपनी नगरी में पहुंचे तो वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि पुत्र शोक में व्याकुल होकर महाराज की स्थिति बहुत ही खराब थी। महाराज ने जब अपने पुत्र को देखा तो वे बड़े प्रसन्न हुए। उन्हें ऐसा लगा जैसे वे समस्त बीमारियों से मुक्त हो गए हों। पूरे महल में खुशियां मनाई गईं। राजा साहब ने पूरे नगर में यह खबर भिजवा दी कि हमारा राजकुमार वापस लौट आया है। यह सुनकर संपूर्ण नगर में प्रसन्नता का उत्सव मनाया गया और राजा चंद्रसेन और उनकी महारानी अपने पुत्र को पाकर धन्य हो गए। दोस्तों, इस प्रकार रानी बैजंती अपने खोए हुए पति को पा लेती है और बड़े प्रेम के साथ अपने पति के साथ रहने लगती है। दोस्तों, इस कहानी में सीखने और समझने वाली बात यह है कि चाहे कितनी भी प्यारी क्यों न हो, पतिव्रता स्त्री हो, मगर उसकी जिस हठ से आपके प्राण जाते हों, वह हठ उसका कभी पूरा नहीं करना चाहिए। जिस बात को बताने से स्वयं पर या परिवारीजन पर संकट आता हो, वह बात उसे नहीं बतानी चाहिए। जिस बात के कहने से स्त्री के पिता माता का अपमान होता हो या आपकी मान प्रतिष्ठा धूमिल हो, तो वह बात कभी न कहें। जिन बातों के कहने से घर में क्लेश मचता हो, रिश्तों के टूटने का डर हो, वह बात कभी न कहें। दोस्तों, समझदारी इसी में है कि कुछ बातें पिता, पुत्र, पत्नी और माता से छुपाकर रखनी चाहिए, जिनकी वजह से परिवार में घोर संकट न आए। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी क्लिक कर लें और